नमस्कार, बाज़ार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूँ मेरी ट्रेडिंग जर्नी के विषय में। यानी कि मैं एक स्टूडेंट्स था, वहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ एक डायरेक्टर बना एक स्कूल का, वहाँ पर, और आज मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वहाँ तक कैसे पहुँचा। ठीक है, तो ये बात है, लगभग मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, फिर भी उसका 2008 से 10 के आसपास की कहानी है। तो उस टाइम क्या हुआ था, जब मैंने अपना ये शुरू ही किया था, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने शुरू की, जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट का। तो सबसे पहले जो मैंने चालू किया था कि सबसे पहला मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो था LIC के थ्रू। LIC का कोई लिंक प्लान था जो स्टॉक मार्केट से लिंक था, मुझे याद नहीं है कौन सा था। तो उसमें मैंने बनाया 50,000 रुपये कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया था, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो डिपॉजिट किया था, फंड मेरा नहीं था, मेरी ग्रैंड मदर का था। ठीक है, तो वो डिपॉजिट किया था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा मिलेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो लॉस होगा। लेकिन वहाँ से मैंने वॉच आउट करना चालू कर दिया था, क्योंकि कोई मेरा मेंटोर तो था नहीं। और उस टाइम पर ये यूट्यूब और क्या कहते हैं दूसरे जो सोर्सेज हैं उतने पॉपुलर थे नहीं, जहाँ से आप किसी से सीख सकें, या फिर आपको आपकी सिटी में, जैसे मैं वहाँ उस टाइम ग्वालियर में रहता था, तो ग्वालियर में ऐसा कोई सोर्स नहीं दिखा मुझे कि जहाँ से मुझे सीखने को मिले। तो मैंने LIC के थ्रू इन्वेस्ट किया। और कुछ टाइम बाद देखता हूँ कि मार्केट गिर गया, और उस जो मार्केट गिरा, मुझे उसी बात का डर था कि मार्केट कहीं गिरे ना। मार्केट गिर गया तो जो मेरा एजेंट था उसको मैंने बोला, भाई तू पैसा निकाल दे। तो वो कहता है नहीं, अगर आप अभी निकालोगे तो घाटा होगा, बाद में ये सुधर जाएगा। लेकिन मेरे को लगा नहीं यार, और ही गिरेगा। फिर नेक्स्ट डे या फिर 2-4 दिन में फिर ये खबर आ गई कि मार्केट और नीचे चला गया। देखा मैंने, तो यार मैं डर गया। मैंने कि यार ये तो और नीचे ना चला जाए, तो मेरा पैसा निकाल दो। तो मैंने घाटे में अपना पैसा निकाल लिया था। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा बेटर हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा यार कुछ तो पंगा है, क्या किया जाए। फिर न्यूज़ देखना चालू किया। अब न्यूज़ देखना चालू किया तो न्यूज़ चैनल पे बोलते थे टॉप 10 ये, टॉप 20 ये, आप इनमें पैसा लगाओ। तो मैंने कहा चलो, एक न्यूज़ चैनल पकड़ा, 2 न्यूज़ चैनल पकड़े, सब पे लगाया। फिर मैंने कहा पहले पैसा नहीं लगाते, एक काम करते हैं, पेपर ट्रेडिंग तो अभी नाम सुना मैंने, मतलब कुछ सालों से। लेकिन पहले मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, पेपर पे लिख के देखते। तो मैंने पेपर पे लिखना चालू किया। मैंने पेपर पे लिख के देखा, मैंने कि ये इन्होंने बोला है, ये मैंने लिख लिया कि ये स्टॉक। फिर मैंने कहा देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है। तो उसमें से जब मैंने कैलकुलेट किया तो ज़्यादातर तो ऐसे ही थे, मतलब फल्लू। यानी कि मान लो ना 10 स्टॉक बचता है तो 2-4 ही चलते थे, बाकी सब गुड़म गड़म हो जाता है। यानी कि मेरे को समझ में आया, मैंने कहा अगर मैं इनकी बात में गया, एक दिन मैंने मान लो पैसा लगाया, पैसा कमाया, दूसरे दिन पैसा का लगाया, पैसा कमाया, तीसरे दिन गुम, सब साफ। फिर उसके साथ में फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, क्या करें कि मेरे को सीखने को मिले। तो मैंने बुक्स पढ़ना चालू की थी। उस टाइम पे ये तो था नहीं, तो मेरे को जो बुक्स मिलती थी, जैसा मिलता था वो सब चालू कर दी थी। अब उसके बाद 2013 आते आते, मतलब ये सब चल ही रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। 2013 आते आते मेरी शादी हो गई 2013 में। तो उसके बाद मैंने जॉब चालू की। जब मेरी जॉब चालू हुई 2013 में, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर मुझे एक मेरे सर मिले। मैं मतलब MR फार्मास्यूटिकल में MR था। तो उससे मैंने चालू किया था, फील्ड वर्क होता है वो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं, वहाँ से चालू किया। तो मैंने कहा कैसे, पता तो चल नहीं सकता था, देखते रहते थे। फिर म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ना चालू किया। तो म्यूचुअल फंड की बुक्स पढ़ना चालू की, क्योंकि वो थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट लगता था मुझे। सुन रहे थे म्यूचुअल फंड ये है, म्यूचुअल फंड वो है, तो म्यूचुअल फंड के विषय में पढ़ना चालू किया। और मतलब कोइंसिडेंसली मुझे मेरे ESN थे, एरिया सेल्स मैनेजर था, वो भी, उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो भी ऐसे मिले कि वो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे। तो वो मुझसे बोलते हैं कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड। मैंने कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है, लेकिन स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है ना। तो वो कहते हैं नहीं, म्यूचुअल फंड में, अगर आपको स्टॉक्स नहीं आता, नहीं समझ में आता है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला अच्छा। तो कहते हैं कम से कम 3 साल को इन्वेस्टमेंट करना, अगर 3 साल से कम के लिए करोगे। तो मैंने कहा सर देखो, मेरे पास जो पैसा आता है मैं 6 महीने 1 साल के लिए करता हूँ, 2 साल के लिए करता हूँ। तो कहते नहीं, अगर 3 साल का पैसा है या लंबा पैसा अगर आप पे है तो लगाओ, वरना मत लगाओ। तो मैंने कि ऐसा। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते फिर तुमको लॉस ही होगा। मैंने कि क्या बात कर रहे हो?
मतलब 3 साल से कम लगाऊंगा तो लॉस ही होगा। कहते हाँ लॉस ही होगा। कहते मैंने जो पैसा बनाया, मतलब मेरा जो पैसा कई फोल्ड से बढ़ा, जो मेरा पैसा था जिससे मैंने घर बनाया और मेरे कई कॉलीग्स ने बनाया, वो म्यूचुअल फंड से बनाया। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसा है, कैसे क्या होगा? तो कहते हैं कि इसके लिए आपको, मेरा एक फ्रेंड है, अगर ये सब सीखना है तो वो जबलपुर में सिखाता है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं छिंदवाड़ा आ गया था उस टाइम तक। तो मैंने कहा अच्छा, छिंदवाड़ा से जबलपुर लगभग 200 किलोमीटर है। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो वो बोले कि अगर आपको सीखना है तो आप उससे मिलो। वो 15,000 रुपये कुछ लेता है, 5 या 15,000 उन्होंने बोले थे, याद नहीं। तो वो लेता है और वो आपको सिखा देगा। तो मैंने कहा पैसे की तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जगह, मतलब मैं रहता यहाँ हूँ, जाना वहाँ पड़ेगा, नई नई शादी हुई है, एक्सपेंसेस नहीं समझ में आया। तो फिर मैंने बुक पढ़ना चालू किया। फिर उस टाइम पर ये किंडल आ चुका था अमेज़न का। तो अमेज़न का किंडल पे कुछ बुक्स पढ़ी हुई थी, जैसे 10 लाख वाला था, एक म्यूचुअल फंड के विषय में 4-6 किताबें थी, सब मैंने पढ़ मारी किंडल से। क्योंकि अपन नॉर्मल बुक स्टोर पे जाते हैं तो वो अमीर कैसे बनो, साइकोलॉजी, ये सब पढ़े रखे रहते हैं, लेकिन ये स्कैल्पिंग टाइप की बुक्स बहुत कम रहती हैं उनके पास। और म्यूचुअल फंड की हल्की फुल्की बुक्स रहती है। लेकिन मैंने कहा जितना पढ़ने को मिले उतना अच्छा। तो मैंने वो पढ़ना चालू की। तो उसमें डेट फंड, ये फंड, फलान फंड, ढिकान फंड, गिल्ड फंड, सब पढ़ लिया। समझ में आया। मैंने कहा चलो अब क्या करें। समझ में आया। उस टाइम था सिक्योरिटी। जब आप नए नए होते हैं ना और आप कमाना शुरू करते हैं तो आपको लगता है आपका 1 रुपये नहीं डूबना चाहिए। तो उसमें समझ में आया कि गिल्ट फंड, यानी कि जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करो तो उसमें लॉसेस के चांसेस सबसे कम होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मैं अपने HDFC बैंक गया। मैंने उनको बोला कि ये मेरे पास 50,000 रुपये हैं, पहले आप ये डाल दो, इसको देखते हैं। तो मैंने वो 50,000 रुपये उनको दे दिए म्यूचुअल फंड में डालने के लिए। ये 2013 की बात बता रहा हूँ मैं। मैंने उनको पेमेंट दे दिया, तो उन्होंने डाल दिया। अब मैं उसको देखना चालू किया। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चला दिमाग ख़राब हो गया, बढ़ नहीं रहा था। फिर मेरे पे थोड़ा और पैसा आया, फिर 50,000 रुपये या 1 लाख, 1 लाख हो रहा था। तो उस टाइम 1 लाख, वह एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं रहता कि 1 लाख रुपये आया। तो मैंने वो डाल दिया। जब वो डाल दिया तो वो गिल्ट फंड में नहीं डाला। उस टाइम मेरे को याद है, थोड़ा रिस्क लो थोड़ा रिवॉर्ड पाओ। तो उसमें था स्मॉल कैप। कहता अगर आपको हाईएस्ट रिटर्न, क्योंकि साला देख रहा था गिल्ट फंड में कुछ हो नहीं रहा है म्यूचुअल फंड में। तो यार मैंने कहा कि अब थोड़ा सा रिस्क लिया जाए। मैंने कहा सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में मिलता है? ग्रोथ फंड में, है ना। ग्रोथ फंड हो, मतलब एक रेगुलर फंड होता है, एक ग्रोथ फंड होता है। तो ग्रोथ होना चाहिए और उसमें फिर स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ऐसे करके 3 सेगमेंट होते हैं। तो लार्ज कैप आपको 10% से 15% का रिटर्न देगा, ऐसा बताया। और मिड कैप आपको 15 से 20% तक का रिटर्न देगा। और जो स्मॉल कैप है वो 30 से 40% तक रिटर्न दे सकता है, जीरो से लेके। लेकिन होता भी जो है, जो सिक्योरिटी ज़्यादा देगा, जैसे लार्ज कैप सिक्योरिटी ज़्यादा है लेकिन रिटर्न कम है। लार्ज कैप मतलब जिसमें बड़ी कंपनीज है। जो मिड कैप है, मिड कैप में क्या है, मीडियम साइज़ की कंपनीज हैं, लेकिन वो रिटर्न थोड़ा ठीक ठाक दे देती है, दोनों को बैलेंस करके चलती हैं। और जो स्मॉल कैप है वो अभी ग्रोइंग कंपनीज होती है, तो वो जल्दी तेज़ी से भागती है, तो उनका जो रिटर्न है वो अच्छा मिलता है। मेरे दिमाग में यार देखो यार, इसमें अपना जो इसमें जो म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो तो बैठा ही है, उसका फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसका सर दर्द। सबसे अच्छे बैंक HDFC, SBI, मैंने कहा कि इनके DSB, ब्लैक रॉक, इनके म्यूचुअल फंड उठाते हैं। तो मैंने HDFC का जो ग्रोथ फंड था उसमें से कुछ सिलेक्ट किया, उसको डाल दिया। मैंने उसमें करते 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 लगभग 2 लाख, गिल्ट फंड से भी विड्रॉ कर लिया था। 2 लाख रुपए की 1,75,000 कुछ मैंने उसमें डिपॉजिट किया। वो उसी टाइम क्या हुआ, मेरी ग्रैंड मदर का कुछ पैरालाइज का प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने वो जो 1.25 लाख था वो निकाल लिया। तो वो लगभग मेरे को मिला 2.25 लाख या 2.5 लाख होके मिला 2 साल के अंदर। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है। कैलकुलेशन तो साइड गया, लेकिन ये कि उसमें मैं मतलब एनुअली भी देख रहा था तो कम से कम 10-15% का रिटर्न दे रहा था वो, जो बैंक में मुझे 6% मिलता था। तो मैंने कहा यार ये तो बेटर है। मैंने कहा ये तो बेटर चीज़ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे पे थोड़ा बड़ा अमाउंट आया, 9 लाख करीबन। मैंने वो लगाया। फिर वो लगाया तो वो फंड में लगाया तो वो विद इन अ ईयर 11 लाख रुपए हो गया।
कैलकुलेशन एक साइड। बात को समझो यार कि 9 लाख का 11 लाख हो गया, मैंने कि बहुत बढ़िया। अगर अप्रोक्स 11-12% रिटर्न आया, 12% समझ लो, 13% रिटर्न आया, मैंने कि बहुत बढ़िया, 9 लाख का 11-12 लाख हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आया वो क्या बोलते हैं लालच, है ना। अब म्यूचुअल फंड के साथ एक प्रॉब्लम है, आपको ये तो पता नहीं होता ये कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा साला, है ना। और कई कंडीशंस होती थी उसमें, क्या होता था, मैं मार्केट देखता रहता था, आज मार्केट 500 पॉइंट नीचे आया पैसा डाल दो, आज मार्केट 300 पॉइंट नीचे आया पैसा डाल दो। लेकिन जब भी पैसा डालता था तो साला वो उसमें सस्ते में नहीं मिलता था, एनए भी वही की वही, है ना, उसकी एनए भी वही की वही रहती थी, नेट असेट वैल्यू वो वही की वही, हिलती नहीं थी। 500 पॉइंट मार्केट गिर जाता था, वो हिलती नहीं थी। मेरा दिमाग खराब, मैंने कि यार मैं इसको देखता रहता हूँ, ये हिलती नहीं थी। बाद में समझ में आया कि उसकी कहानी कुछ और ही है, उसमें एक स्टॉक तो है नहीं, कई स्टॉक थे, वो उनका जो एवरेजिंग फैवरेजिंग करके वाली उनका फॉर्मूला था, वो उसके चक्कर में वो हिलती नहीं थी। दिमाग खराब होता था कि अपन देखते रहो, कब सही समय कब गलत समय समझ में ही नहीं आता। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे पे आया जो पैसा, मैंने उसको 25 लाख या 24 लाख कुछ था, वो 24 या 25 लाख मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया। वो जो पैसा मैंने डाला, तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे प्रॉपर्टी में लेना था, प्रॉपर्टी लेनी थी, तो मुझे बाउंडेड होना पड़ा कि मुझे पैसा निकालने का आ गया। मैंने प्रॉपर्टी वाले को बोल दिया था कि मैं तुमको 27-28 लाख रुपए है वो मैं दे दूंगा इतने इतने टाइम के लिए। तो वहाँ पर मैं बाउंडेड हो गया टाइम से। मैंने उससे जब टाइम आया तो क्या वो मार्केट डाउन होने लगा, मार्केट डाउन होने जो उसका प्राइस था वो कम हो गया, मतलब वो 27 लाख ये समझ लो 20-22 लाख के आसपास आ गया। मेरी धड़कनें बढ़ गई, मैंने कि क्या करें यार, पैसा तो इससे जो प्रॉपर्टी का बोला उसको पूरा देना पड़ेगा, यहाँ पर पैसा कम हो गया, क्या करें। मैंने उसको इंतज़ार कराया 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, लेकिन उससे ज़्यादा वो इंतज़ार करने को तैयार नहीं था। मैंने उसको भी कुछ फंड दे दिया था कि चलो मेरी और आपकी डील हो गई, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि इतने इतने समय में पैसे दे देंगे बाकी के। तो वो चढ़ने लगा, वो कहता है कि भैया पैसा दो वरना मैं छोड़ दो इस प्रॉपर्टी को, पैसा भी जाएगा और प्रॉपर्टी भी जाएगी। मैंने कि क्या करें, मैंने कहा ठीक है विड्रॉ करो। विड्रॉ किया, जो लॉस था 2-4 लाख का जो भी लॉस हुआ निकाला, प्रॉपर्टी में डाल दिया, प्रॉपर्टी में डाल दिया। तो जब प्रॉपर्टी में डाला तो ये समझो कि वो प्रॉपर्टी का दाम तो ये समझो आज भी वो शानदार है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट मतलब गजब है यार, उसका तो मैं बोलता ही नहीं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में समस्या ये है कि आपको म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट, आपको देखना है, आपको सर में दर्द लेना है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। प्रॉपर्टी में ऐसी टेंशन नहीं है, डाल दिया वो माइनस तो होना ही नहीं है, गवर्नमेंट उसको प्लस ही लेके जाएगी। क्यों, आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, गवर्नमेंट ने अपना 3-4% टैक्स लिया, जो भी वो लेती, मान लो 10% लिया, तो 1,10,000 की तो आपको पड़ गया। अब 1,10,000 से आप नीचे नहीं बेचोगे। तो मान लो एक खेत है, उसमें से 1 लाख का आपने ले लिया, अब आपको 1,10,000 की 1,10,000 की पड़ गई। अब जो खेत का मालिक उसके बाद तो ज़मीन ज़्यादा है, फिर उसने एक और को बेची, उसने को ने भी 1,10,000 का ले लिया, लेकिन अब वो दोनों चिल्लाने लगे मेरे को तो 1,10 की पड़ी। तो मकान मालिक ने सुन लिया, जो मतलब खेत का मालिक था, भाई 1,10,000 हो गया रेट। अब वो अगले को 1,10,000 में बेचेगा और सामने वाले लेने में तैयार भी होगा, क्योंकि ये 1,10,000 से नीचे बाकी दो बेचेंगे नहीं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ही प्रॉपर्टी का दाम बढ़ा देती है। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है या आप स्टॉक मार्केट को कंटिन्यू वॉच नहीं कर सकते, तो मार्केट में मत आओ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। अगर मार्केट को वॉच नहीं कर सकते, अगर मैं कंपेयर करूं कि प्रॉपर्टी अच्छी है या मार्केट अच्छा है, तो मार्केट और प्रॉपर्टी का रिटर्न लगभग सिमिलर रहता है, लगभग, अगर प्रॉपर्टी अच्छी है तो, है ना। वरना कई जगह देखा गया है कि मतलब मैक्सिमम टाइम देखा गया है जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो प्रॉपर्टी में पैसा बना लेते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा डूब हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको लेकर आओ कि मैं तो स्टॉक मार्केट का ज्ञान देता हूँ, मैं यहाँ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। और जो लोग पुराने हो जाते हैं, जो लोग पुराने हो जाते हैं वो प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा, यानी कि आपको प्रॉपर्टी 1 साल में 30% तक का रिटर्न दे सकती है, लेकिन स्टॉक मार्केट आपको 100% 200% का रिटर्न दे सकता है।
मैं कितना निकालता हूँ, तो मैं मतलब एवरेज कैलकुलेशन मतलब 30 to 60% इतना ऑप्शन से, ठीक है, इतना ही निकलता है। और अगर एवरेजिंग में चलोगे 4-5 साल में, तो जितना मैंने सुना है अभी तक, तो मेरे जर्नी अच्छी रही है, 30% के आसपास निकलता रहा है, ठीक है। कभी एक आध साल 60% के आसपास भी निकला होगा, पता नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना मैंने जब कैलकुलेट किया था कि जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट चलता है, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने एक महीने में 4%, या मतलब ऑप्शन में तो कई बार 10-10% तक निकल जाता है, क्योंकि जब अपन, आप देख लेना है ना, मान लो आपने, एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ कि आपने 5% कमाया, तो 1,05,000, 1 लाख में 5,000 कमाया, तो अब 1,05,000 रुपये आपके अकाउंट में हो गए। अब 1,05,000 रुपये से आप ट्रेड करोगे, तो वो बढ़ के जब होगा तो आपको कितने, वो 5,000 का भी आपको प्रॉफिट मिलेगा और 1 लाख का भी प्रॉफिट मिलेगा, मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट में चलेगा। तो ऐसा अगर आपको मार्केट 30% दे रही है, तो 30% की जगह ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण 60% आता है। आप कैलकुलेट कर लेना, मतलब इसका सिंपल कैलकुलेशन बताऊँ तो 1 लाख था, आप 5,000 वाला कहानी समझा, हटा दो, 10,000 हो गया आपका। 10,000 रुपये आपने कमाया, 1 लाख के 10,000, है ना, 10,000 कमा लिया, तो 1,10,000 आपके पास हो गया। अब आप 1,10,000 से ट्रेड करोगे। लोग अगर गलती करते हैं कि वो जो 10,000 प्रॉफिट आ गया वो निकाल लिया, तो वो सबसे बड़ी गलती है। अगर वो 10,000 रुपये और उसको लगाए रखें, तो 1,10,000 उनके 1,10,000 रुपये कितना आएगा, 1 लाख का 10,000 प्रॉफिट और 10,000 का 1,000 प्रॉफिट, मतलब 11,000 का प्रॉफिट होगा। बात समझे, अगले ट्रेड में 11,000 का प्रॉफिट होगा, ना कि 10,000 का। फिर जब जब ये टोटल जुड़ जाएगा, तो फिर सोचो इसके साथ भी ऐसी साइकिल चलने वाली है। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट देता है। तो मार्केट आपको प्रॉपर्टी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट देता है। लेकिन मैंने आपको सिंपल बताया कि जो बिगनर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी में पैसा बना लेते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है उनका। समझ में आया? तो अगर नए हैं या उम्र हो चुकी है, पैसा खोने का अगर आपको दिल में डर रहता है, तो प्रॉपर्टी बेस्ट है। अगर आपको फिर भी मार्केट में आना है, तो म्यूचुअल फंड से आइए। अगर आपको फिर भी मार्केट में आना है, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी से भी तेज गाड़ी चलाना है, तो किसी मेंटोर के थ्रू जाइए। या फिर अगर ये सब भी नहीं करना है, तो भैया निफ्टी 20 को पकड़ो। एक लॉट नहीं, मतलब एक स्टॉक निफ्टी 20 में एक स्टॉक से ट्रेडिंग करो और सीखो। उससे आप मंथली 1 रुपये निकाल लो, अगर 1% निकाल लो। अगर आप मंथली 1% भी निकालते हो, तो महीने का 12% होता है। अब आप सोचोगे कि ये अगर 1% निकालूंगा, तो अगर 28, मान लो 200 रुपये के आसपास निफ्टी चल रहा है, निफ्टी 20 200 रुपये के आसपास चल रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा? 1% कितना हुआ? 2 रुपये। लेकिन ट्रेडिंग का लग जाएगा 20-25 रुपये। तो भैया आप साल भर सीखो ना उसको। आप कहीं पर जाते हो तो सीखने का पैसा देते हो या लेते हो? तो मार्केट आपसे अगर जो ब्रोकरेज ले रही है, तो वो आप दे रहे हो, फीस दे रहे हो ना, लेकिन आपके लॉसेस भी कम है ना। आप 1 साल रुकने को तैयार नहीं हो। मैं भी सोचता था नहीं यार, अपन 2 महीने में हीरो, 1 महीने में हीरो, लेकिन जब जूते पड़ते हैं ना, सब ठंडे हो जाते हैं हीरोगिरी। और क्या होता है, समय गुजरता जाता है, समय गुजरता जाता है। जैसे जैसे ट्रेड करते हो, तो वैसे वैसे आप परिपक्व होते जाते हो, आपको मैच्योरिटी आती जाती है। समझ में आया? उसके बाद क्या हुआ फिर, म्यूचुअल फंड से जब मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। म्यूचुअल फंड में पहली प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं इन्वेस्ट करता था, उस हिसाब से एनएवी में फ्लक्चुएशन नहीं होता था, मार्केट भले कितना भी गिर जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि आपको अगर 1 साल के पहले विड्रॉल नहीं कर सकते, 1 साल के पहले विड्रॉल करो तो कुछ चार्जेस लगते थे। फिर कुछ सर्टेन ही स्टॉक म्यूचुअल फंड्स थे। फिर अगर मान लो म्यूचुअल फंड मैनेजर ने कोई प्रॉब्लम कर दी, या फिर फंड में कोई प्रॉब्लम, जैसे डीएसबी ब्लैक रॉक में आया, ऐसा कुछ आया, तो वो भी आपको डुबोएगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड में मुझे दिखी, है ना। टाइम को लेके भी थी, फिर क्या कहते हैं, उसमें पैसा बहुत स्लो ग्रो होता था, रिटर्न उसका कम होता था। तो मैंने कहा यार थोड़ी सी फास्ट लेन पकड़ी जाए। तो फास्ट लेन के कारण मैं स्टॉक्स में घुस गया। मैंने कहा देखा जाएगा। अब मैंने पहले अपने अकाउंट में डाले 2 लाख रुपए। मैंने कि चलो देखते हैं। तो वो 2 लाख रुपए जब मैंने डाला, और मैंने उसमें अपना माइंड सेट कर लिया कि अगर इसमें से 50,000 रुपये चला गया, तो मैं समझ लूँगा कि मैं लॉस हो गया है। मतलब मैंने अपनी फीस दे दी है, अब मार्केट को जय राम जी की। मैंने कहा 50,000 ऐसा नहीं जाएगा, बहुत बड़ी रकम है, 2 लाख में से ये नहीं समझ, बहुत बड़ी मतलब 2 लाख में से 50,000 जाना, 25% कैपिटल है।
तो मैंने कहा चलो, फिर क्या कहते मैंने चालू किया। फिर मैंने जब चालू किया तो वही बात होती, इंट्राडे खेलेंगे यार, क्या करना स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, क्या इंट्राडे खेलेंगे इंट्राडे। तो इंट्राडे चालू किया। जब इंट्राडे चालू किया तो उसमें क्या कहते हैं, कभी 2000 का प्रॉफिट हुआ, कभी 5000 का प्रॉफिट हुआ, कभी 7000 का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो 100-200 का लॉस हुआ। ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ की मैंने। लेकिन वहाँ क्या हुआ, वहाँ ब्रोकरेज मेरे को खा जाता था। 5000 का प्रॉफिट हुआ, 4000 ब्रोकरेज लग गई। अरे मैंने कही इसकी ऐसी कम तैसी। तो वो धीमे 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 वो भी दूर होने लगी। लेकिन वो जो मैंने 50,000 का लॉस सोचा था ना, वो हो चुका था। 50,000 का लॉस हो चुका था। और फिर मैंने कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी। मैंने कि नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, मार्केट है ना, वो आपको कहता है आओ आओ, कैसे आपको बिना बुलाए कैसे रहेगा। तो आदमी फिर आता है कि यार जो गलतियाँ की थी अब मेरे को समझ में आ गया, अब मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा। फिर मैंने मार्केट में फिर कूदा, इस बार 5 लाख की कैपिटल के साथ कूदा। अब मैंने कहा कि ये इंट्राडे नाम की चिड़िया को नहीं पकड़ूंगा, और अगर इंट्राडे को स्विंग ट्रेडिंग की तरह करूंगा, यानी कि मैं करूंगा स्विंग ट्रेडिंग, लेकिन अगर वो इंट्राडे में प्रॉफिट देते तो इंट्राडे में काट दूंगा। मान लो पोजीशन ट्रेड लिया और आज ही मेरा जो मतलब जितना मुझे प्रॉफिट बुक करना है, अगर मेरा टारगेट आ गया तो मैं आज ही उसमें से टारगेट लेके बाहर। तो मैंने वो चालू किया। फिर धीमे 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 मैंने कहा यार जितनी भी स्ट्रेटजीज थी यूट्यूब पे, जितनी भी, मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, मैं इधर उधर से नहीं सीखा। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत अच्छा ज्ञान है, बस सीधा सीधा कोई नहीं देता। रीज़न ये है कि हर कोई अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताना चाहता। अगर वो आपको स्ट्रेटजी बता देगा, पब्लिक हो जाएगी, पब्लिक डोमेन पर जैसी आएगी वो स्ट्रेटजी बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फिर जितनी थी MACD के साथ ये करो, उसके साथ RSI के साथ वो करो, सारे इंडिकेटर लगा लगा के इशू मापो, जे वो फलान ढिकान सब लगा के देख लिया। लेकिन पैसा नहीं लगाता था उसमें। पैसा तब तक नहीं लगाता जब तक मेरे को उस स्ट्रेटजी में बिल्कुल परिपक्वता ना हो। तो उसके चार्ट पढ़ने स्टार्ट किए। चार्ट इतने पढ़ता था कि मतलब जो कहते हैं ना, दिन में अगर 500-600 चार्ट नहीं पढ़ लूँ, 500-600 तो ज़्यादा ही हो गए, मतलब 50 से 100 चार्ट नहीं पढ़ लूँ तो नींद नहीं आती थी। कई बार तो सोचते सोचते स्टडी चेक करते करते, भैया इस वाले यूट्यूबर ने ये बताया, चेक करो बैक में जाओ, मैं नहीं चल रही, हटा। फिर चेक करो बैक में जाओ, नहीं चल रही। ये चेक करो बैक में जाओ, नहीं चल रही। चेक करो बैक में जाओ, नहीं चल रही। चेक करो बैक में जाओ, नहीं चल रही। ऐसी हज़ारों स्ट्रेटजी मैंने देख मारी यूट्यूब पे, चली नहीं। फिर लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें समझ में आई कि वो ये बता रहे हैं। एक तो ये चीज़ समझ में आई कि कोई भी स्ट्रेटजी होली ग्रेल नहीं है, 100% नहीं है। आप ये सोचो कि मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है। तो फिर ये समझा कि मतलब पहले ये देखना है कि सबसे ज़्यादा चलने वाली स्ट्रेटजी कौन सी, जिसमें लॉस कम होता। तो फिर उसको पकड़ा, हाँ ये है, ये। फिर मुझे कुछ पकड़ में आया। मेरे को जब वो पकड़ में आया उसके बाद मैंने प्रॉफिट करना चालू कर दिया। और वो जब प्रॉफिट बनाना चालू किया तो एक दिन में 10-10 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता था। कैपिटल 5 लाख का था, 5 लाख पूरा डिप्लॉय नहीं करता था, 1-1 लाख के शेयर उठाता था, मतलब 5 कंपनीज में लगाता था, है ना। एक ही कंपनी में 5 नहीं लगाता था कि मान लो अगर स्विंग ट्रेडिंग करता था, एक कंपनी अगर होल्ड पे हो गई तो 4 में से 1 तो कटेगी। लेकिन उसके लिए कहानी ये हुई कि उसके कारण मुझे मार्केट को कंटिन्यू वॉच करना पड़ता था। मतलब 10 बजे से बैठो और 3 बजे तक तो लैपटॉप के सामने से नहीं हट सकते थे, क्योंकि कभी भी एंट्री पॉइंट आता था, कभी भी एग्जिट पॉइंट आ जाता था। तो उस चक्कर में ये चश्मा वहाँ से हमारी आंखों पे आ गया। फिर उसके साथ ही मुझे ये समझ में आया, मैं यार डेली ट्रेड नहीं कर सकता, मेरे को सर घूमता है। पहला पॉइंट ये समझे। फिर दूसरा पॉइंट ये समझ में, मार्केट इतना फ्लक्चुएट होता है कि दिल में दर्द होता है, मतलब BP अप डाउन होता है। फिर तीसरा समझ में आया कि अगर मैं सिर्फ मार्केट का होके रह गया, मतलब डेली ट्रेड करते रह गया, तो मैं जो मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यानी कि मेरे को स्कूल मेरा 2015 से चालू हो गया था, वो मेरी जॉब चल रही थी, वो सब नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं, ऑप्शन पे शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक दिन ट्रेड करूँगा, थर्सडे, और प्रॉफिट इसके बराबर ही हो। तो मैंने सोचा ऐसा कि देखते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं ऑप्शन पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, ये बैटरी
डिस्चार्ज हो गई, इसका चार्ज पे लगा दूँ, वरना ये मिस्टर महाशय हमारे लैपटॉप महाशय बंद हो जाएंगे। और अगर लैपटॉप महाशय बंद हो गए तो हमारी और आपकी जो वार्तालाप है वो यही रुक जाएगा। ठीक है, मिस्टर महाशय चालू हो गए। ठीक है, अब क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने बताया कि मैं ऑप्शन पे शिफ्ट हुआ कि सिर्फ इसलिए कि ये जो चश्मा आया है, मैं बस ये सोचने लगा कि आंखें जो हमारी हैं वो ज़्यादा कीमती है पैसा। तो मेरे को समझ में आया कि आंखें ज़्यादा कीमती है ना कि पैसा। कोई करोड़ों रुपए भी मेरे को देके अगर मेरी आंखें लेना चाहे तो नहीं, तो इसलिए मैंने कहा वो नहीं कर सकता। दूसरी बात, स्ट्रेस नहीं झेल सकता इतना सारा। फिर तीसरी बात, लेकिन मार्केट तो समझ में आ गया, तो मैंने कहा ऑप्शन पे शिफ्ट हो जाते हैं, एक दिन ट्रेड करेंगे और पैसा कमाएंगे और इसके बराबर ही पैसा कमाएंगे। किसके बराबर? स्टॉक में जितना पैसा कमाते हैं। मैंने चालू करते हैं, तो निफ्टी से निफ्टी नहीं, कुछ पीवीआर वीवीआर के स्टॉक से चालू किया। पहले स्टॉक में चालू किया। स्टॉक्स में ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, लॉसेस कम होने के चांसेस होते हैं, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग निफ्टी बैंक और निफ्टी में की जाती है। ठीक है, वो बात अलग अलग है, उसको किसी और वीडियो में लेंगे, है ना, कि स्टॉक्स से आप प्रॉफिट ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू प्रॉफिट कैसे ज़्यादा अच्छे से जनरेट कर सकते हैं सिक्योरिटी के साथ, है ना। तो ये कहानी हुई। अब फिर मैंने पहला मंथ के लिया, तो 10,000 रुपीज़ कुछ उसका प्रीमियम मिल रहा था। 10,000 या 17,000 रुपये कुछ प्रीमियम मिल रहा था। मैंने कि ले लेते हैं, ठीक है। वरना मैंने कहा कि अगर नहीं हुआ तो स्टॉक ले लेंगे, मतलब फिजिकल डिलीवरी ले लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। तो वो चालू हुआ, तो पहले महीने प्रॉफिट में गया, लेकिन मेरी वाइफ पूछने लगी, यार तुम तो डेली ट्रेड करते थे, और कहते डेली ट्रेडिंग में इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता था, एक दिन में 5-5 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता था कई बार, है ना। और मतलब यूजली 3-4-5 हज़ार रुपये तो निकाल ही रहते थे। कहते मतलब वो 5 लाख के कैपिटल से, तो फिर ये क्यों कर रहे हो, उससे ज़्यादा तो उसमें ही प्रॉफिट था ना। तो मैंने उनको समझाया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आंखें चली गई, है ना, क्योंकि कंटिन्यू देखना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मेरे जो दूसरे प्रोजेक्ट उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कि ऑप्शन में कर लेते हैं। इसमें मंथ में एक बार ही देखना चला, ट्रेड ले लिया और बस उसको देखो, वो मंथ में जब हो जाएगा तब मेरे को प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, यही चलेगा। तो वो किया, तो पहले मंथ प्रॉफिट। सेकेंड मंथ में क्या हुआ कि बीच में कुछ ऐसा हो गया कि प्रॉफिट नहीं हुआ, वो लॉस हो गया 20,000 करीबन का, 18 या 20,000 का। मैंने कि अब इसको क्या करें, तो फिर मैं कहते निफ्टी में सर शिफ्ट हो गया। तो मैंने उसमें जो वीकली ट्रेडिंग होती थी, उसमें वीकली में कि मंथली में, ये याद नहीं मुझे, ट्रेड किया, और वो लॉस को मैंने ख़त्म किया, मतलब लॉस बिल्कुल ही जीरो कर दिया, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट पे आ गया, लेकिन पूरा मंथ मेरा चला गया। नहीं, ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है यार, मतलब पूरा 1 महीना प्रॉफिट नहीं होगा, फिर क्या करें। फिर मैंने कहा धीमे धीमे, मैंने कहा ठीक है, अब इसमें जो जो सुधार करने चाहिए वो सुधार करने लगा। तो मेरे को मंथली प्रॉफिट होने लगा, लेकिन कम होता था, लेकिन कंसिस्टेंट होता था। यानी कि 10 से 15 हज़ार रुपये मिलता था, लेकिन कंसिस्टेंट मिलता था 5 लाख पे। मैंने कि चलेगा, लेकिन मेरे को सरदर्द नहीं चाहिए, तो वो कंसिस्टेंट होने लगा। अब क्या हुआ, मुझे कहीं फंड की ज़रूरत पड़ी, कोई एक बिज़नेस चालू कर रहा था एक और, है ना, स्कूल तो चल ही रहा था, तो उसमें मैंने 2 लाख रुपए डिप्लॉय कर दिए, तो 3 लाख बचे, पैसा कम हो गया। मैंने कि अब क्या करें। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो हो गया, तो मैंने कहा चलो वीकली में करके देखते हैं। तो मंथली से मैं वीकली में शिफ्ट हो गया इस कारण, क्योंकि पैसा मेरा कम हो गया। पैसा कम हो गया तो मेरे को ज़्यादा ट्रेड करना पड़ेगा ना, तब तो ज़्यादा पैसा बनेगा। तो मैं वीकली में शिफ्ट हुआ। तो वीकली में शिफ्ट हुआ, करता था वही थर्सडे, है ना। मंथली वाले में थर्सडे नहीं करता था, ये याद रखना। वीकली में मैंने थर्सडे को ट्रेड करना चालू किया। तो मेरे को ट्रेड करना चालू किया, तो मुझे जो प्रॉफिट मंथली में होता था वो एक वीक में होने लगा। मैंने किया ये तो अच्छी बात है, और मेरा पैसा भी कम हो चुका था। 3 लाख रुपए से उतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ जितना मैं 5 लाख से कमाता था, और थोड़ा कई बार उससे ज़्यादा हो जाता था। हमने कि वाह, ये तो बढ़िया, डन। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे और पैसा लगा, तो मैंने वो 3 लाख भी डाल दिया बिजनेस में। अब मेरे पास पैसा हो गया जीरो। फिर 2 लाख कहीं से जुटाए, 2 लाख मैंने अकाउंट में डाले,
मैंने कहा अभी पैसा भले ही नहीं है, बिजनेस में लग गया है, प्रॉपर्टी में लग गया है, लेकिन ये ऑप्शन ट्रेडिंग को नहीं छोड़ना है, भूलना नहीं है। तो वो 2-2.5 लाख रुपए उठाए, वो मैंने उठाया बैंक से लोन पे। ये भी आपको सच्चाई बता दूं, मैंने उठाया 2,35,000 रुपये बैंक से उठाया, और लगभग 1 साल हो चुका है इस बात को, है ना। वो पैसा डाला और उससे ट्रेड करना चालू किया। मैंने कि इसका पैसा तो अपन दे ही देंगे बैंक का, मतलब अगर मान लो कुछ ऊपर नीचे हो जाए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप पैसा उठाओ, लोन पे पैसा उठा के ट्रेड करो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि लोन पे पैसा उठा के कई बार ईएमआई आपको आपके अकाउंट से देना पड़ सकती है। मेरे को तो नहीं देना पड़ी क्योंकि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन बिल्कुल भी मत करना ऐसा, ठीक है, याद रखना। मैं किसी को कोई सजेशन नहीं दे रहा, मैं अपनी आप विधि बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी जर्नी बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ 2,35,000 रुपये लोन उठाया एचडीएफसी से, पीएल मिल जाता है 16-17% में। मैंने कहा 16-17% किया है यार, कि 4% कम से कम, मतलब मिनिमम 4% तो मंथली मिल ही जाता है ना। और वो एवरेज लगाया तो वो 60% के आसपास हो जाता था। तो 40 से 60% मैंने समझ लिया कि इतना होएगा, उसमें 16% देना, बाकी तो हो ही जाएगा। और ईएमआई अगर मान लो अगर ये पूरा पैसा डूब भी गया 2-2.5 लाख रुपए, तो मेरे पास 2-3 इनकम सोर्सेज है, उससे भर दूंगा मैं। प्रॉपर्टी है जो लेके रखी है ना, स्कूल चल रहा है, एक नया बिजनेस स्टैंड कर लिया है, जॉब मैं छोड़ चुका था। जॉब के रहते वो मेरी ग्रैंड मदर ख़त्म हो गई थी और मेरी बेटी का जन्म भी हो गया था, तो स्कूल का लोड बढ़ गया था, मैडम का वर्क लोड बढ़ गया था। मैडम मेरी वाइफ जो है वो प्रिंसिपल है स्कूल में, मैं डायरेक्टर हूँ, तो उनका लोड बढ़ गया। तो वो दादी को भी संभाले, वो पैरालाइज्ड भी हो गई थी, बच्ची को भी संभाले। पहले पैरालाइज्ड हुई मेरी दादी, उसके बाद ख़त्म हुई, वो पैरालाइज भी हो गई, और क्या कहते ये बच्ची भी हो गई। तो वो कैसे संभालती हो, स्कूल भी उनको संभालना है, तो उनसे सब हैंडल नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको समझा कि मैंने कहा ये बोल तो नहीं रही है, लेकिन उनसे सब हैंडल नहीं हो रहा, तो मैंने जॉब छोड़ दी। लेकिन जॉब छोड़ने का एक और कारण था, मेरे जो आरबीएम साहब थे, वो मेरी जिस दिन ग्रैंड मदर पैरालाइज हुई, मैंने उनको बोला कि सर मेरी ग्रैंड मदर पैरालाइज हो गई हैं, वो चल नहीं पा रही हैं, आप मुझे छोड़ दो। मैं उस टाइम था रायपुर में, मैंने कहा उसको मेरे को छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कहा सर वो चल नहीं पा रही। तो कहते यार उनकी एज हो गई है, वो अब और कितना चलेंगे, वो क्यों बोझ पड़ी है तुम पे, तुम्हारी मम्मी को बोलो कि वो उनका करें, तुम्हारी। मैंने कहा उनने मुझे पाल पोस के भला किया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि नहीं, क्या कहते हम आपको मीटिंग से नहीं जाने देंगे। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। वो अगेंस्ट कर रहे, यार तुम क्या कहते क्या बोझ लेके जा रहे हो, क्या बोझ लेके जी रहे हो, तुमको तुम्हारी वाइफ को क्या कहते यहाँ रायपुर आ जाना चाहिए, यहाँ रायपुर में उन्हें ये सब काम करना, मतलब तुमको अपना काम करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को बढ़ाना चाहिए, उनने तो अपना जीवन जी लिया, तुम क्यों अपना जीवन उनके पीछे वेस्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से उन्होंने बिहेव किया। तो मुझे समझ में आ गया कि कंपनी आपकी कभी नहीं होती, हमेशा मतलब उनका दिमाग में पैसा पैसा रहता है, आप उनके लिए बस एक काम करने वाली मशीन हो, पैसा दे रहे हो तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो काम ख़त्म करो। तो मैंने कहा सर मैं इतने दिन में अब नौकरी छोड़ दूंगा, मुझसे होगी नहीं। वर्कलोड भी हो रहा था, और यहाँ पर ये हमारे आरएसएम साहब ने इतनी सब बातें बोल दी थी ग्रैंड मदर को लेके। मैं बहुत टची था अपनी ग्रैंड मदर को, क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे पाला था। तो मैंने जॉब छोड़ दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। तो फिर जो लोन लिया था उससे मैं उसका ईएमआई भरता रहता हूँ अभी भी। जैसे लोन की ईएमआई 5 या 700 रुपये आती है। आज ही मैंने वीडियो, मतलब जो कल एक वीडियो डाला था, है ना, उसमें ही 4,000 का प्रॉफिट हो गया। 5,000 की ईएमआई, वो ईएमआई है। 2 दिन ट्रेड करता हूँ, अब वेडनेसडे और थर्सडे, 2 दिन में आराम से 5-7 हज़ार तो वैसे ही निकल जाता है। बाकी 3 महीने का बचा, 5 साल तक देना है बैंक को, तो पैसा भी खा रहे हो, 5 साल बाद वो पैसा भी मेरे हो जाएगा। तो ये सब कैलकुलेट है भाई, आप मत करना, है ना। बहुत पुराने हो जाओ तब ये सब फंडे पालना, लेकिन लोन लेके मत करना। 1 आध महीने ऐसा हो जाता है जब क्या कहते हैं तारे दिखने लगते हैं कि लॉसेस हो जाते हैं। जब मैंने नया नया तुरंत ही लोन उठाया था, तो 27,000 का लॉस लगा था, 27,000। फिर उसके अगले ही मतलब वो लगा था 19,000 एक, और 9-10,000 एक। 2 बार में फटके पड़े, कंसिस्टेंट 2 मंथ। जब ही जैसे ही लोन उठाया वैसे ही, अरे मैंने कहा बाप रे। लेकिन धीमे धीमे सब रिकवर हो गया, सब हो गया। तो ये समझना होगा कि लॉसेस भी बड़े खतरनाक होते हैं और प्रॉफिट भी बड़े खतरनाक होते हैं।
और धीमे धीमे चलता गया, मैं अपनी स्ट्रेटेजी को सुधारता गया और धीमे धीमे हम लोग इसमें और बेटर होते जा रहे हैं। अगर आप अभी ये बोलें, पूछे कि मैं ट्रेडिंग क्यों करता हूँ, तो ट्रेडिंग मैं अपनी ट्रेडिंग हैबिट को बनाए रखने के लिए करता हूँ, लेकिन मेरा जो पैसा है अभी 2-3 जगह पे लगा हुआ है। बस इतनी सी कहानी है और ये मेरी पूरी जर्नी थी। और क्या कहते, मेरा जैसे ही पैसा आएगा, अभी जैसे 2 साल ये कोविड में चला गया, 2-4-5-10 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। स्कूल से बहुत अच्छा रिटर्न आ जाता है, एक साल में अच्छा खासा पैसा बच जाता है, पोर्टफोलियो बहुत इजीली बढ़ जाता है। मेरे 3 अकाउंट हैं, जिसमें से एक में मैंने 2,70,000 इसमें से ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, उसका वेडनेसडे थर्सडे, एक जिससे मैंने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, कभी आपके साथ अगर हुआ तो शेयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, ये मेरी जर्नी रही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। नई वीडियोस में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक चल रही है, पुराने वीडियोस में मे भी नहीं चल रही है, क्योंकि तब मेरा चैनल TV25 के नाम से था और आज बाजार है के नाम से है, जिसके नाम से मेरी इंस्टाग्राम ID भी है, फेसबुक भी है और वेबसाइट भी बाजार है .in के नाम से है। लेकिन वेबसाइट पे काम चल रहा है, मेरे पास अभी टाइम कम है। ठीक है, बिजनेस भी देखना है, स्कूल भी देखना है, ट्रेडिंग भी देखना है, फिर आप लोगों से ही मिलना है, तो काम थोड़े ज़्यादा है। ऐसी सब कहानी है, मैंने आपको आपकी जर्नी बता दी। और मैंने जो पैसा ऑप्शन सेलिंग से मैंने कमाया था, वो मतलब जिससे कमाता था, वो स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको दे चुका हूँ, है ना। अब एक नई स्ट्रेटेजी भी मेरे पास है, जिसको मैं अब यूज़ अभी करंट में करता हूँ। मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी दी है वो स्ट्रेटेजी जिस पे मैं ऑलरेडी काम करता था, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा अब मैं नई स्ट्रेटेजी से कमाता हूँ, इसलिए वो मैंने आपको दे दी कि भैया इसको पकड़ के तो आप पैसा कमा ही लो। और नई स्ट्रेटेजी मैंने अपने लिए रखी है, अगर कभी दिल हुआ तो वो भी बांट देंगे जब उससे ज़्यादा पैसा कमाने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सयोनारा।